कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ चोरी करने में ही नहीं बल्कि जेल तोड़कर भागने में भी माहिर था। उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस, एक शातिर चोर, तेज दिमाग वाला अपराधी और ऐसा कैदी जो पहले भी कई बार कानून को चकमा दे चुका था। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि इस बार पुलिस उसे किसी आम जेल में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्रास में भेज रही थी। अल्काट्रास कोई साधारण जेल नहीं थी। ये समंदर के बीच बने एक छोटे से आइलैंड पर खड़ी थी। चारों तरफ गहरा पानी, बर्फ जैसी ठंडी लहरें, तेज धाराएं और ऊपर से भारी सिक्योरिटी। अगर कोई कैदी जेल की दीवारें पार भी कर ले तो भी उसके आगे मौत जैसा समंदर खड़ा रहता। यही वजह थी कि इस जेल को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल कहा जाता था। यहाँ वही कैदी भेजे जाते थे जिनसे बाकी जेलें भी डरती थीं। लेकिन जल्द ही इस जेल की यही पहचान मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस की। जैसे ही मॉरिस जेल के अंदर लाया जाता है, उसकी सिर से पांव तक तलाशी ली जाती है। उसके कपड़े, जूते, शरीर सब कुछ चेक किया जाता है और फिर उसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता है। लोहे का दरवाजा बंद होता है और एक गार्ड ताना मारते हुए उसका स्वागत करता है। Welcome to Alcatraz. यहीं से कहानी अपना असली मोड़ पकड़ती है, क्योंकि उसी पल से मॉरिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यहाँ से निकलना है। कुछ ही देर बाद 1 घंटी बजती है और सभी सेल्स के गेट अपने आप खुल जाते हैं। गार्ड्स कैदियों को बाहर आने का आदेश देते हैं। अल्काट्रास में हर चीज नियमों पर चलती थी। कैदियों के उठने, खाने, काम करने, वापस सेल में जाने, यहाँ तक कि सांस लेने तक पर अनुशासन थोप दिया गया था। सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में खड़े होते हैं। इसी दौरान मॉरिस की पहली मुलाकात होती है लिटमस नाम के एक कैदी से। वह अपनी प्लेट देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे कांटा नहीं दिया गया होता। लेकिन लिटमस उसे तुरंत एहसास करा देता है कि अब वह किसी घर में नहीं बल्कि अल्काट्रास में है। जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। उसी समय वहाँ एक और आदमी दिखाई देता है, वुल्फ। ये जेल का सबसे खतरनाक और सबसे गंदे दिमाग वाला कैदी था। उससे हर कोई परेशान था। वह कमजोर कैदियों पर अपना रौब जमाता, सबको डराता और अपनी मनमानी करता था। अब उसकी नजर मॉरिस पर पड़ी थी। वह उसे उकसाने लगता है, लेकिन मॉरिस पहली मुलाकात में कुछ नहीं करता। वह सिर्फ देखता है, समझता है और पूरे माहौल को अपने दिमाग में बैठाता जाता है। खाने के दौरान लिटमस उससे थोड़ा खाना मांगता है और मॉरिस बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन तभी मॉरिस नीचे झांक कर देखता है कि लिटमस वह खाना खुद नहीं खा रहा। वह अपने पास छिपा कर रखे एक छोटे से चूहे को खिला रहा है। अल्काट्रास जैसी जगह में जहाँ इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वहाँ यह छोटा सा दृश्य भी बहुत कुछ कह जाता है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के ऑफिस में ले जाता है। वार्डन बेहद सख्त, ठंडे दिल वाला और सत्ता के घमंड से भरा आदमी था। वह मॉरिस को देखते ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण कैदी नहीं है। वह उससे साफ कहता है कि चाहे वह कितना भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, इस जेल में उसकी चालाकी किसी काम नहीं आएगी। वह यह भी बता देता है कि यहाँ से आज तक कोई नहीं भागा और अगर किसी ने कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मुलाकातें भी उसकी मर्जी से होंगी, सजा भी उसकी मर्जी से मिलेगी और यहाँ कैदियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मॉरिस बाहर से हंसी में बात टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक एक शब्द अपने दिमाग में बिठा चुका था। और यहीं इसी मुलाकात के दौरान वह मौका देखकर वार्डन का नेल कट्टर चुरा लेता है। दिखने में ये छोटी चीज थी, लेकिन मॉरिस जैसे आदमी के हाथों में यही सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अपने सेल में वापस आते ही मॉरिस नेल कट्टर को बाइबल के अंदर छुपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मॉरिस चुप नहीं रहता। वह पलटकर वुल्फ पर टूट पड़ता है और उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। इस लड़ाई के बाद जेल के अंदर मॉरिस की अलग ही पहचान बन जाती है। अब लोग उसे नया कैदी नहीं बल्कि खतरनाक खिलाड़ी समझने लगते हैं। यानी उसने आते ही पहला काम कर दिया था, डरने के बजाय दूसरों को डराना। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश नाम के एक पुराने कैदी से। इंग्लिश उम्र कैद काट रहा था और जेल के हर कोने, हर नियम, हर आदमी की फितरत को समझता था। वह सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि अल्काट्रास की चलती फिरती फाइल था। मॉरिस जल्दी ही समझ जाता है कि अगर इस जेल के बारे में किसी से सबसे ज्यादा सीखा जा सकता है तो वह यही आदमी है। इंग्लिश उसे किताबें देता है जिन्हें अलग अलग सेल्स में पहुंचाना होता है और इसी बहाने मॉरिस जेल की अंदरूनी बनावट को ध्यान से समझने लगता है। खुले मैदान में मॉरिस की मुलाकात डॉक से होती है। डॉक एक शांत, सीधा साधा और बेहद संवेदनशील इंसान था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। अल्काट्रास जैसी जगह में उसकी पेंटिंग ही उसका सहारा थी। वह खुद को टूटने से बचाए हुए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी
उसके पास रंग और ब्रश थे। जब मॉरिस उसकी पेंटिंग में एक फूल देखता है और पूछता है कि यह फूल क्यों बनाया, तो डॉग बताता है कि यह उसकी खुशी है जो अब उसकी जिंदगी में नहीं, सिर्फ उसकी पेंटिंग में बची है। यह बात सुनकर मॉरिस को एहसास होता है कि यहाँ हर कैदी किसी न किसी तरह बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाकर सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वह उससे कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है। इंग्लिश पहले तो हंसता है, फिर उसे समझाता है कि अल्कत्रास जेल नहीं, कब्र है। दीवारों से बच भी गए, गार्ड से बच भी गए, तब भी समंदर से नहीं बच पाओगे। यहाँ से बाहर सिर्फ लाशें जाती हैं। लेकिन मॉरिस के लिए यह नामुमकिन नहीं था, बस मुश्किल था, और वह मुश्किल काम ही करने वाला इंसान था। उसी रात उसे बताया जाता है कि अगले दिन से उसे कारपेंट्री का काम दिया जाएगा। मॉरिस तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ से उसे कुछ ऐसे औजार मिल सकते हैं जिनकी मदद से वह अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। अब वह हर चीज को अलग नजर से देख रहा था। हर दीवार, हर गार्ड, हर रास्ता, हर औजार, सब उसके लिए अब भागने के नक्शे का हिस्सा बनने लगे थे। अगले दिन लिटमस उसे मजाक मजाक में एक अहम बात बता देता है। वह कहता है कि हर सेल में ऊपर एक एयर वेंट है और शायद उसी रास्ते से छत तक पहुंचा जा सकता है। लोगों को यह बात मजाक लग सकती थी, लेकिन मॉरिस ने इसे सीधा अपने दिमाग में लॉक कर लिया। उसके लिए यही वह पहला असली सुराग था जिसकी उसे तलाश थी। उसी दौरान वुल्फ फिर उस पर हमला करता है, इस बार चाकू लेकर। मॉरिस अपनी समझदारी से वार रोकता है, लड़ता है, और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि टावर से बैठे गार्ड को गोली चलाने की तैयारी करनी पड़ती है। इस लड़ाई के बाद मॉरिस और वुल्फ दोनों को सजा देकर डी ब्लॉक भेज दिया जाता है। ये जेल का सबसे अंधेरा, सबसे डरावना हिस्सा था, जहाँ कैदियों को अकेले बंद करके मानसिक और शारीरिक टॉर्चर दिया जाता था। 2 हफ्ते अंधेरे में रहने के बाद जब मॉरिस वापस अपने सेल में लौटता है तो वह पहले से ज्यादा थका हुआ जरूर होता है, मगर टूटा हुआ नहीं, बल्कि अब वह और ज्यादा सतर्क हो चुका था। इसी दौरान एक नया कैदी आता है, चार्ली। उसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। चार्ली बाकी कैदियों की तरह पूरी तरह कठोर नहीं था। उसमें अभी भी डर, भावना और उम्मीद बची हुई थी। मॉरिस उसे अपने कुछ भरोसे के लोगों से मिलवाता है और यहीं से उसके पास एक टीम बनने की शुरुआत होती है। लेकिन इसी बीच एक दर्दनाक मोड़ आता है। वार्डन डॉग की पेंटिंग्स देखकर पहले तो मुस्कुराता है, मगर अगले ही दिन वह आदेश देता है कि उसकी सारी पेंटिंग्स फेंक दी जाएं। डॉग के लिए ये सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि उसकी बची हुई जिंदगी थी। उसकी एकमात्र खुशी उससे छीन ली जाती है। वह अंदर से टूट जाता है। मॉरिस गार्ड्स को चेतावनी भी देता है कि डॉग ठीक नहीं है, उस पर नजर रखो, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और फिर एक दिन कारपेंट्री रूम में डॉग सबके सामने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी उंगलियां काट लेता है। उसका कहना था कि जिन उंगलियों से वह पेंट नहीं कर सकता वे उसके किसी काम की नहीं। यह दृश्य बहुत भयानक था, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक थी वह वजह जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। डॉग जाते जाते चुपके से मॉरिस की जेब में वही फूल रख देता है जो वह अपनी पेंटिंग में बनाता था, जैसे वह अपनी खुशी की आखिरी निशानी उसे सौंप गया हो। अब मॉरिस के भीतर सिर्फ भागने की चाह नहीं रही थी, अब उसमें गुस्सा भी जुड़ गया था, वार्डन के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ और इस जेल के खिलाफ। एक दिन अपने सेल में बैठा मॉरिस देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर चला जाता है। बस इसी पल उसके दिमाग में बात पूरी तरह साफ हो जाती है। अगर यह कीड़ा अंदर जा सकता है तो वहाँ कोई खाली जगह जरूर है, यानी यह वेंट सिर्फ हवा का नहीं, रास्ते का भी काम कर सकता है। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। डाइनिंग हॉल में उसकी मुलाकात होती है 2 भाइयों से, जॉन और क्लेरेंस। असल में मॉरिस उन्हें पहले से जानता था। ये दोनों पहले भी उसके साथ रह चुके थे और दोनों तेज दिमाग वाले थे। अब मॉरिस को समझ आ गया था कि अगर उसे अल्कट्रास तोड़नी है तो उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ेगी। उधर चार्ली को उसकी पत्नी से पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और शायद ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहे। यह बात सुनकर चार्ली के अंदर भी जेल से भागने की आग जल उठती है। अब मॉरिस के पास एक टीम थी, वजह थी और रास्ते की पहली झलक भी मिल चुकी थी। चारों बैठकर प्लान बनाते हैं। मॉरिस बताता है कि हर सेल के ऊपर एयर वेंट है। दीवारें समुद्री नमी की वजह से कमजोर हो चुकी हैं और वह पहले ही नेल कट्टर की मदद से खुदाई शुरू कर चुका है। प्लान यह था कि धीरे धीरे वेंट के आसपास की कंक्रीट हटाकर एक रास्ता बनाया जाए, वहाँ से ऊपर छत तक पहुँचा जाए और फिर आगे निकलने का रास्ता देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अगर रात को गार्ड्स ने देखा कि वे अपने बेड पर नहीं हैं, तो क्या होगा? इसका जवाब क्लेरेंस देता है। वह कहता है कि वे नकली सिर बनाएंगे, नाई की दुकान से बाल मिल जाएंगे, कागज और पेस्ट से सिर बनाया जाएगा और उसे कंबल के नीचे इस तरह रखा जाएगा कि लगे आदमी सो रहा है। ये आइडिया सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि प्लान पागलपन वाला जरूर है, मगर काम कर सकता है। अब दूसरी बड़ी दिक्कत थी समंदर। जेल से बाहर निकलने के बाद पानी कैसे पार होगा, इसका हल भी मॉरिस निकाल लेता है। जॉन क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। वहाँ से रेनकोट चुरा कर लाए जाएंगे और उनसे अस्थायी ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाई
बनाई जाएगी। अब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कोई पहरा देगा, कोई सामान जुटाएगा, कोई औजार बनाएगा, कोई नकली सिर। यानी भागने का सपना अब योजना बन चुका था। रात होते ही खुदाई शुरू होती है। नेल कटर बहुत छोटा था, दीवार बहुत कठोर थी और काम बेहद धीमा। मॉरिस के हाथ छिल जाते हैं लेकिन वह रुकता नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसे बड़ा औजार चाहिए। तभी खाने के दौरान उसके दिमाग में चम्मच को देखकर एक नया आइडिया आता है। वह जानबूझकर चम्मच गंदा करता है, बदलवाने के बहाने नया चम्मच लेता है और मौके पर एक एक्स्ट्रा चम्मच भी चुरा लेता है। उसके बाद लिटमस से माचिस लेकर वह नेल कटर और चम्मच की मदद से एक नुकीला खुदाई वाला औजार तैयार कर लेता है। अब खुदाई पहले से तेज होने लगती है। चार्ली पहरा देता है मगर एक रात उसकी आंख लग जाती है। गार्ड लगभग मॉरिस को पकड़ ही लेता लेकिन इंग्लिश बीच में आकर उसका ध्यान भटका देता है। इस तरह से एक बार फिर मॉरिस बाल बाल बच जाता है। अब वह समझ चुका था कि इस प्लान में एक छोटी सी गलती भी सब खत्म कर सकती है। कारपेंट्री से वह एक नुकीला मेटल भी चुरा लेता है। बाहर निकलते समय मेटल डिटेक्टर बजता है मगर वह गार्ड को सामने वाला टुकड़ा देकर बच जाता है। असली मेटल उसने जूते में छिपा रखा था। उससे वह वेंट की जाली काट देता है। अब रास्ता लगभग खुलने लगता है। इसके बाद नकली सिर बनाने की बारी आती है। चार्ली पेंट का इंतजाम करता है, जॉन बाल लाता है, क्लेरेंस पुराने कागज इकट्ठे करता है और मॉरिस सीमेंट के पाउडर, पानी और मैगजीन की मदद से ऐसे डमी हेड बनाता है जो दूर से बिल्कुल असली लगे। वह कार्डबोर्ड से दीवार का नकली हिस्सा भी तैयार करता है ताकि वेंट छिपा रहे। अब उनका प्लान सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही बारीक और परफेक्ट बन चुका था। एक रात मॉरिस अकेले ऊपर जाकर रास्ता देखने का फैसला करता है। वह नकली सिर को बिस्तर पर रखता है, वेंट से निकलता है, पाइप पकड़कर ऊपर छत तक पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि आखिरी रास्ते पर एक ऊंची लोहे की ग्रिल लगी है। वह अकेला उस तक पहुंच ही नहीं पाता मगर जैसे तैसे नीचे लौट आता है और अगले दिन सबको बताता है कि अब उसे एक और आदमी की मदद चाहिए होगी। जॉन तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रिल को काटे बिना काम नहीं चलेगा। अगले दिन म्यूजिक रूम में मॉरिस की नजर एक छोटे पंखे पर पड़ती है। वहीं से उसे आइडिया आता है कि इस पंखे से ड्रिल जैसी मशीन बनाई जा सकती है। चार्ली किसी तरह उसे अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर बाहर ले आता है। मॉरिस घंटों मेहनत करके उससे एक देसी ड्रिल तैयार कर देता है। रात को वह और चार्ली छत पर चढ़कर ग्रिल काटना शुरू करते हैं। आवाज बहुत तेज होती है और गार्ड्स को शक भी होता है लेकिन ठीक उसी समय वह मशीन बंद कर देते हैं और खतरा टल जाता है। अब उनका रास्ता लगभग खुल चुका था। बस सही रात का इंतजार बाकी था। अगले दिन मूवी हॉल में सब अंतिम तैयारी करते हैं। रेनकोट तैयार है, नकली सिर तैयार है, रास्ता तैयार है। अब बस भागना बाकी है। सुबह नाश्ते पर मॉरिस डॉग का वही फूल टेबल पर रख देता है। वार्डन उसे देखकर बिना कुछ कहे मसल देता है। यह देखकर लिटमस खुद पर काबू नहीं रख पाता और उस पर टूट पड़ता है लेकिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। यह सीन मॉरिस के अंदर बचा हुआ गुस्सा भी पूरी तरह जगा देता है। अब यह भागने की नहीं बदला लेने की भी रात बन चुकी थी। आधी रात का इंतजार हो रहा था तभी अचानक वार्डन सेल चेक करने आ जाता है। कुछ सेकंड के लिए मॉरिस को लगता है कि सब खत्म हो गया। गार्ड उसके सेल की एक एक चीज चेक करते हैं लेकिन उसका बनाया नकली कार्डबोर्ड इतना बारीकी से फिट था कि वे सुरंग तक नहीं पहुंच पाते। वार्डन चला तो जाता है मगर आदेश देता है कि अगले दिन मॉरिस का सेल बदल दिया जाए। यानी अब उनके पास सिर्फ यही रात बची थी। उधर वुल्फ आखिरी बार मॉरिस को धमकाता है कि आज रात उसकी आखिरी रात होगी। मॉरिस मन ही मन मुस्कुरा देता है क्योंकि वह जानता था कि यह बात सही है लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा वुल्फ सोच रहा था। दोपहर में वुल्फ फिर हमला करता है मगर इस बार इंग्लिश बीच में आकर उसे रोक लेता है। अब साफ था कि इंग्लिश भी कहीं न कहीं चाहता था कि मॉरिस इस जेल को मात दे। रात आती है और प्लान शुरू होता है। मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस अपने अपने वेंट से निकल जाते हैं। चार्ली भी तैयार था लेकिन जैसे ही वह अपने सेल में अकेला बैठता है उसका डर हावी हो जाता है। वह वहीं रुक जाता है। बाकी तीनों ऊपर छत पर उसका इंतजार करते हैं मगर जब वह नहीं आता तो वे मजबूरी में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यही चार्ली की सबसे बड़ी हार थी क्योंकि कभी कभी इंसान को जेल से ज्यादा अपना डर रोकता है। तीनों छत पर सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, पाइप से नीचे उतरते हैं, आखिरी दीवार तक पहुंचते हैं और फिर फेंस पार करके आखिरकार जेल के बाहर निकल आते हैं। अब वे समंदर के किनारे पहुंचते हैं। रेनकोट से बनी बोट में हवा भरते हैं और जान लगाकर उसे तैयार करते हैं। फिर तीनों उस बोट को पानी में डालते हैं और अंधेरे समंदर में उतर जाते हैं। उस रात सिर्फ 3 कैदी नहीं भागे थे। उस रात अल्कट्रास हार गई थी। अगली सुबह जब गार्ड रूटीन चेक पर आता है तो पहले सब कुछ सामान्य लगता है। फिर वह मॉरिस के बेड के पास पहुंचता है, उसे उठाने के लिए बाल पकड़ता है और तभी नकली सिर नीचे गिर पड़ता है। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अलार्म बज उठते हैं। पूरे जेल में हड़कंप मच जाता है। वार्डन बौखला जाता है। सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू होता है। सुरंग मिलती
है, रास्ता मिलता है, सब समझ आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें कहीं कोई लाश नहीं मिलती। वार्डन बाहर से चाहे जो कहे, अंदर ही अंदर वह जान चुका था कि ये लोग शायद सचमुच बच निकले हैं। लेकिन अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए वह रिपोर्ट में लिखवाता है कि वे समंदर में डूबकर मर गए। मगर इस कहानी का यही सबसे बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि आज तक यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि वे मरे थे या सच में आजादी तक पहुंच गए थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, फ्रैंक मॉरिस ने दुनिया की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली जेल को चकमा दे दिया था। और इस घटना के कुछ ही समय बाद अल्काट्राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब दुनिया को समझ आ चुका था कि कोई भी किला अटूट नहीं होता, बस उसे तोड़ने वाला दिमाग चाहिए। और यही थी उस इंसान की कहानी जिसने दीवारों से नहीं, नामुमकिन से लड़ाई लड़ी और जीत गया।